रोहित मुस्कुराया और उसने कश्यप के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वैसे भी मैं ये स्वीकार नहीं करने वाला कि मैंने ये सब मौके पर ही गढ़ा था। इसमें से तुम कुछ समझ पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर करता है। आधे घंटे बाद स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मेज तैयार थी। कश्यप खुद को रोक नहीं पाया और जैसे ही सुगंध उसकी नाक में गई, उसके मुंह में पानी आ गया। गुरुदेव सच में झूठ नहीं बोल रहे थे। रोहित मुख्य आसन पर बैठा और उसने कहा, बस वहां खड़े होकर मुंह में पानी मत लाओ, चलो खाते हैं। हाँ, कश्यप बहुत देर से खुद को रोके हुए था। अपने गुरुदेव के कहने पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के खाने में जुट गया। पहले तो उसने शिष्टाचार से खाना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द ही वह सब कुछ भूल गया। जल्द ही वह अपनी छवि की परवाह किए बिना बड़े बड़े कौर में सब कुछ खा रहा था। अल्पविराम, पलक झपकते ही समय बीत गया और जिज्ञासा अकादमी के बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट का दिन आ गया। उस सुबह रोहित, जो उसके लिए दुर्लभ था, देर तक सोने के बजाय जल्दी उठ गया। कश्यप भी अपनी विविध धर्म मार्ग अकादमी के पोशाक में सावधानी से तैयार हुआ था। आज वह अपने पूरे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वह लापरवाही से नहीं जा सकता था। रोहित ने उसे ध्यान से देखा, संतुष्टि में सिर हिलाते हुए अपने शिष्य की प्रशंसा की, जिसका रूप रंग उसके अपने रूप से बस थोड़ा ही कम था। चलो, इसके साथ वह पहाड़ से नीचे चलने लगा। गुरुदेव, कश्यप ने अचानक पुकारा। क्या बात है? रोहित ने अपना सिर मोड़ा। क्या हम वहां तलवारों पर उड़कर नहीं जा रहे हैं? कश्यप ने भ्रमित होकर पूछा। धत, मैं भूल गया कि मुझे तलवार उड़ाना आना चाहिए। रोहित का पैर शर्म से लगभग सिकुड़ गया। अगर शर्म का कोई रूप होता तो वह अपने पैर के अंगूठों से एक हवेली बना सकता था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। शिष्य, मुझे तुमसे पूछने दो, दूसरों की नजरों में विविध धर्म मार्ग अकादमी की क्या प्रतिष्ठा है? एक ऐसा संस्थान जिसे साधना की समझ नहीं है, कश्यप ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। आखिरकार हर किसी की नजरों में वे एक बेकार गुरु और शिष्य की जोड़ी से ज्यादा कुछ नहीं थे। रोहित मुस्कुराया। बिल्कुल, अगर हम तलवारों पर उड़कर जाते तो हमारा भेद खुल जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम आज पैदल चलेंगे। तुम्हारे टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने के बाद हम गर्व से उड़कर जाएंगे। जिस पल ये शब्द कश्यप के कानों में पड़े, उसका दिल गहरी भावनाओं से भर गया। गुरुदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना बलिदान देंगे। कश्यप ने आंखों में आंसू लिए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहित के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। मैंने बस टालने के लिए एक बहाना बनाया। यह एक महान बलिदान कब बन गया? लेकिन कश्यप को इतना भावुक देखकर एक गुरु के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम इस टूर्नामेंट में पहला स्थान लाते हो, वही मेरे लिए गौरव लाएगा। मैं निश्चित रूप से पहला स्थान लाऊंगा, कश्यप ने अटूट विश्वास के साथ कहा। बहुत खूब। रोहित ने अनजाने में अपनी गति बढ़ा दी। अब जब उनके पास वास्तविक साधना थी तो उनकी चलने की गति पहले से कई गुना तेज थी। जो पैदल चलने में आधा घंटा लगता, वे दोनों कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए, जिज्ञासा अकादमी के मुख्य मैदान में, बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट के आयोजन स्थल पर। अब तक वह क्षेत्र लोगों से खचाखच भर चुका था। हर कोई चर्चा कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में शीर्ष दावेदार कौन होगा। रोहित और कश्यप ने बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक भीड़ में से एक जोर की आवाज आई। टूर्नामेंट के लिए सट्टेबाजी शुरू हो गई है। शस्त्रागार के प्रमोद, ऑड्स 1.1। शरीर साधना संस्थान के वज्र, ऑड्स 1.5। मोक्ष मंत्र संस्थान की मोहिनी, ऑड्स 2। इस घोषणा ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा। लोग आगे की ओर दौड़े, जोर जोर से चिल्लाते हुए। मैं प्रमोद पर दांव लगा रहा हूँ। मेरा दांव मोहिनी पर लगा दो। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। रोहित और कश्यप को जुए में कोई दिलचस्पी नहीं थी जब तक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए नहीं सुना। रुको, तुमने कश्यप के लिए भी ऑड्स सूचीबद्ध किए हैं। इसका क्या मतलब है? भाई, कश्यप अभी भी जिज्ञासा अकादमी में एक जाना पहचाना चेहरा है। वह इस सूची के लिए योग्य है। उसकी ऑड्स 1 से 1000 हैं। बुरा नहीं है ना? तुम लोग तो उसका सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर रोहित अचानक अपने कदमों पर रुक गया। कश्यप को लगा कि उसके गुरुदेव उनके उपहास से नाराज हैं। गुरुदेव, परेशान न हो। इस टूर्नामेंट के बाद वे लोग आज की सट्टेबाजी के ऑड्स पर पछताएंगे। रोहित मुस्कुराया। और तुम उन्हें पछताने के लिए क्या करने वाले हो? पहला स्थान लाकर, बेशक, और उन सब के मुंह पर तमाचा मारकर। कश्यप ने आत्मविश्वास से कहा। अगर वह पहला स्थान लाता है तो ऑड्स एक मजाक बन जाएंगे। वह बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होगा। काफी नहीं है?
रोहित का भाव अचानक गंभीर हो गया। कश्यप ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? रोहित ने पलटकर पूछा, ये लोग एक सट्टेबाजी का पूल चला रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह है? शक्तिमणि। कश्यप रुका, फिर आगे जोड़ा, पूल चलाने वाले का नाम गौरव कपूर है, जो रसायन संस्थान के प्रमुख का पोता है। वह आधा कदम सत्य नियति में है, लेकिन वह एक बेकार शौकीन है। रसायन बनाने में विफल रहा, मंत्र साधना में विफल रहा, जानवरों को वश में करने में भी वह निराश है। लेकिन वह पैसे का दीवाना है। जहां भी मुनाफा होता है वह वहीं होता है। कहा जाता है कि वह जिज्ञासा अकादमी के बाहरी संप्रदाय का सबसे अमीर लड़का है। नहीं सोचा था कि लड़के में कुछ प्रतिभा है। रोहित हंसे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो मुझे बताओ, एक पैसे का दीवाना सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? बेशक, पैसा खोने से। कश्यप ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो यह आसान है, रोहित ने कहा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर दांव लगाओ कि तुम टूर्नामेंट जीतोगे। जब तुम पहला स्थान लाओगे तो न केवल तुम उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारोगे, बल्कि तुम उस आदमी का खून भी सूखा दोगे। उस तरह का दर्द एक खुले जख्म पर नमक छिड़कने से भी बुरा होता है। ओहे! कश्यप ने एक गहरी सांस भरी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका कंसी हानि रहित गुरुदेव इतना बेरहम होगा। लेकिन वह इस रणनीति से पूरी तरह सहमत था। उन लोगों ने पहले ही उसके चेहरे पर कदम रख दिया था। अगर उसने जोर से पलटवार नहीं किया तो वे सोचेंगे कि वे हमेशा के लिए उसे रौंद सकते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो जाओ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही कश्यप भीड़ की नजरों में आया, तुरंत ही आश्चर्य का एक लहर फूट पड़ी। कश्यप आ गया। वह बेकार आदमी टूर्नामेंट में क्यों दिख रहा है? तुम नहीं जानते, मैंने सुना है कि विविध धर्म मार्ग अकादमी को अपने साधना संसाधनों के लिए लड़ने के लिए इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अगर कश्यप पहले दौर में ही बाहर हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनका संस्थान सब कुछ खो देगा? बिल्कुल, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा भाग्यशाली लड़का पहले दौर में उसका सामना करेगा। शुरुआत में हर किसी ने सोचा कि एक समय का गर्वित कश्यप इस उपहास और मजाक पर भड़क उठेगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। कश्यप ने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे सट्टेबाजी की मेज पर चला गया। भीड़ की आंखें उत्सुकता से उसका पीछा करने लगीं। मेज के पीछे बैठे गौरव कपूर ने मुस्कुराकर पूछा, वरिष्ठ भाई कश्यप, आप किस पर दांव लगा रहे हैं? कश्यप ने शांति से जवाब दिया, मैं टूर्नामेंट में पहला स्थान जीतने के लिए खुद पर दांव लगा रहा हूं। पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई अविश्वास में कश्यप को घूर रहा था। पफ! भीड़ में कोई खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिर 1 दर्जन मीटर के भीतर सभी दिशाओं में हंसी फूट पड़ी। हा, यहाँ तक कि गौरव कपूर भी खुद को रोक नहीं पाए, जोर जोर से हंसने लगे। हा, वरिष्ठ भाई कश्यप, आपको इस तरह मजाक करना बंद करना होगा। कश्यप ने पूछा, क्यों? मैं खुद पर दांव नहीं लगा सकता। बेशक आप कर सकते हैं, गौरव कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कभी भी ऐसे किसी को दूर नहीं भगाएगा जो पैसा फेंकने के लिए इतना उत्सुक हो। और वरिष्ठ भाई कितना दांव लगाना चाहेंगे? कश्यप ने धीरे से अपनी भंडारण थैली निकाली और एक झटके में उसे खोल दिया। घड़ाघड़ शक्तिमणि का एक ढेर और कई सत्य नियति पशुसार मेज पर फैल गए। इसे गिनो, देखो क्या ये कुल 10,000 शक्तिमणि है। अगर कोई अतिरिक्त है तो उसे वापस कर दो। गौरव कपूर को उम्मीद नहीं थी कि यह बेकार इतना कुछ लेकर घूम रहा होगा। उसने जल्दी से अपने एक चेले से गिनने को कहा। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक पशुसार वापस किया और कहा, वरिष्ठ भाई कश्यप, इसे छोड़कर कुल मूल्य ठीक 10,000 शक्तिमणि है। क्या आप वाकई यह सब खुद पर दांव लगाना चाहते हैं कि आप पहला स्थान जीतेंगे? क्या तुम दांव लेने से डर गए हो? कश्यप ने शांति से पूछा। डरा हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं बस यह नहीं चाहता कि आप बाद में पछताएं, वरिष्ठ भाई कश्यप। गौरव कपूर मन ही मन उपहास कर रहा था। इस आदमी को खुद पर दांव लगाने की हिम्मत किसने दी? वह एक विकलांग है। अपने चरम पर भी वह वरिष्ठ भाई प्रमोद का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने सुना था कि प्रमोद ने पहले ही 50% तलवार वृत्ति को समझ लिया था। ये टूर्नामेंट व्यवहारिक रूप से एक औपचारिकता थी। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रमोद को शस्त्रागार के प्रमुख द्वारा एक पंजीकृत शिष्य के रूप में लिया जाएगा। तलवार वृत्ति में महारत हासिल करने के बाद वह एक सच्चा व्यक्तिगत शिष्य बन जाएगा। प्रमोद अनौपचारिक रूप से तय किया गया चैंपियन था। जब कश्यप अपनी सबसे अच्छी स्थिति में था उसने केवल 30% तलवार वृत्ति को समझा था। तब भी वह एक वास्तविक लड़ाई में प्रमोद के बराबर नहीं होता। कश्यप ने जवाब दिया, मैंने अपने विकल्पों पर कभी पछतावा नहीं किया है। सीधे सीधे, मुझे ये पसंद है।
गौरव कपूर ने दांव, राशि और भुगतान के ऑड्स को एक शिलापट पर अंकित किया। कृपया अपना शिलापट सुरक्षित रखें, वरिष्ठ भाई कश्यप। कश्यप ने ये पुष्टि करने के लिए अपनी आत्मिक संवेदन से इसे स्कैन किया कि यह सही था। फिर उसने शिलापट को पकड़ा और बिना कुछ और कहे जाने के लिए मुड़ गया। कश्यप द्वारा 10,000 शक्ति मणि का दांव लगाने की खबर पूरे जिज्ञासा अकादमी में आग की तरह फैल गई। हर जगह लोग इकट्ठा होते तो यही चर्चा का विषय होता। फिर भी जो कुछ कहा गया वह ज्यादातर मजाक और तिरस्कार था। अगर उसके जैसा एक विकलांग पहला स्थान ला सकता है तो हमारी साधना के इतने साल बेकार गए। उपहास के बीच मीना चुपचाप खड़ी थी। एक बार के लिए उसने पलटकर बहस नहीं की। वह खुद से बुदबुदाई, वरिष्ठ भाई ऐसा अजीब काम क्यों करेंगे? वीर ने उसके बगल में फुफकारा। मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई कश्यप ने अपना दिमाग खो दिया है। नहीं तो वह इस तरह डींग नहीं मारते। भले ही उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात की, लेकिन वह अपने दिल में पहले ही योजना बना रहा था कि पहले दौर में कश्यप का सामना कैसे किया जाए। अगर वह सभी के सामने कश्यप को पूरी तरह से कुचल सकता तो शायद मीना आखिरकार उस विकलांग की यादों को छोड़ देगी। मीना ने भौहें सिकोड़ी। कश्यप का मामला तुम्हारे दखल देने का नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। कश्यप की छवि की तलाश में भीड़ से होकर गुजरी। उसे दूर जाते हुए देखकर वीर की आंखें ईर्ष्या और क्रोध से काली हो गईं। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्य अपनी बातचीत जारी रख रहे थे, अचानक कई आकृतियां आसमान में उड़ने लगीं। जैसे ही वे दिखाई दिए, भीड़ शांत हो गई और ऊपर की ओर देखने लगी। देखो, ये संस्थानों के प्रमुख हैं। मैं जिज्ञासा अकादमी में 2.5 साल से हूँ और मैं आखिरकार सभी 8 महान प्रमुखों को एक जगह पर देख रहा हूँ। रुको, 8 क्यों? क्या 9 नहीं होने चाहिए? विविध धर्म मार्ग अकादमी के प्रमुख को देखकर क्या करना है? अगर लड़ाई छिड़ जाए तो शायद मैं उसे हरा दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आकृतियों का समूह एक साथ ऊंचे मंच पर उतरा, और जैसे ही वे उतरे, एक और आकृति हवा में उड़ी और उनके बगल में उतरी। ये रोहित था। वह दूसरों की तरह सीढ़ियों से नहीं आया था, इसके बजाय उसने दूसरों के आने तक इंतजार किया, फिर एक ही छलांग में ऊपर उछल गया। बेशक नीचे के किसी भी शिष्य ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उनकी आंखें उन प्रभावशाली 8 पर टिकी हुई थीं। जबरदस्त आभाएं बिखेर रहे 8 प्रमुखों के बगल में खड़े रोहित कुछ ही दशकों की साधना के साथ भेड़ियों के झुंड में मिले एक हस्की जैसा लग रहा था। जैसे ही 8 प्रमुख दिखाई दिए, नीचे के शिष्यों ने मुड़कर प्रणाम किया। हम माननीय प्रमुखों का अभिवादन करते हैं। आप उठ सकते हैं। जिसने बात की वह शस्त्रागार का प्रमुख था, आनंद तलवार सम्राट। भले ही वह पहले से ही कई 100 साल का था, लेकिन वह जीवन निर्वाण क्षेत्र में था। उसके शरीर में दूसरा कायापलट हो चुका था, जिससे वह 40 या 50 के दशक के एक आदमी जैसा दिखता था। आनंद तलवार सम्राट ने भीड़ पर नजर डाली और शांति से कहा, मैं यहाँ जिज्ञासा अकादमी बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट के शुरू होने की घोषणा करता हूँ। वृद्ध चिरंजीव अब मैचों की अध्यक्षता करेंगे। इतना कहकर वह 9 कुर्सियों के बीच की केंद्रीय सीट पर बैठ गया। रोहित चुपचाप सबसे दूर के छोर पर अपनी सीट पर बैठ गया। उसने किसी से बात नहीं की। पहला, वह दूसरों से परिचित नहीं था। दूसरा, अन्य 8 प्रमुख स्पष्ट रूप से उसे नीचा देखते थे। वृद्ध चिरंजीव ने आनंद तलवार सम्राट को सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, फिर मंच के सामने कदम रखा और भीड़ का सामना किया। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को हर 3 साल में होने वाले इस बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार था। अब मुझे नियमों को समझाने दें। शीर्ष 10 प्रतिभागियों को आगे की साधना के लिए भीतरी अकादमी में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। वह पूरे आधे घंटे तक चलता रहा, एक लंबी चौड़ी भाषण देता रहा जैसा कि केवल स्कूल प्रशासक ही कर सकते थे। लॉटरी शुरू होने दें। इतना कहकर वृद्ध चिरंजीव अपनी सीट पर लौट आए। उसी समय लॉटरी की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मंच पर विभिन्न संस्थान प्रमुखों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। तो आप सभी को क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट को कौन जीतेगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये शस्त्रागार के प्रमोद को ही जीतना होगा। शस्त्रागार के प्रमुख ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वे शब्द उनके मुंह से निकले, अन्य प्रमुखों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया। वृद्ध विजय, ऐसा लगता है कि तुम कह रहे हो कि हमारे बाकी शिष्य तो उल्लेख के लायक भी नहीं हैं। ये सही है। प्रमोद मजबूत है, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है। निश्चित रूप से। रोहित ने उन्हें डींग मारते हुए सुना, लेकिन उसे इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय उसने लापरवाही से अपनी आंखें बंद कर लीं और बेद की कुर्सी पर आलस से झुक गया। लेकिन बेशक इस तरह का इशारा बैठे हुए अभिजात वर्ग की इंद्रियों से कैसे बच सकता था?
इन अन्य प्रमुखों को पहले से ही विविध धर्म मार्ग अकादमी के बारे में शिकायतें थीं। उनके लिए रोहित एक कनिष्ठ था जिसे केवल शुद्ध भाग्य के कारण उनके बीच बैठने को मिला था। वे उसके अभिवादन की कमी को स्वीकार कर सकते थे, वे उसकी कम साधना को भी सहन कर सकते थे, लेकिन एक लापरवाह बदमाश की तरह वहां झुकना, बिना शिष्टाचार बनाए रखने का दिखावा किए भी। अगर इतने सारे शिष्यों की उपस्थिति नहीं होती तो उनमें से कई उसे पहले ही एक सबक सिखा चुके होते। छोटे रोहित, क्या तुम टूर्नामेंट में रुचि नहीं रखते? जैसे ही आवाज आई, सभी की आंखें रोहित की ओर मुड़ गईं। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा और एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। बेशक उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया, अग्निदेव, रसायन राज रसायन संस्थान के प्रमुख, जिज्ञासा अकादमी के नंबर 1 रसायनज्ञ। न केवल उनके दवा बनाने के कौशल उत्कृष्ट थे, बल्कि उनके पास एक अजीबोगरीब अग्नि भी थी, जिससे वह दवा और मार्शल कला दोनों के दोहरे विशेषज्ञ थे। आमतौर पर अगर उस कद का कोई व्यक्ति उससे बात करने की पहल करता तो रोहित अत्यंत विनम्रता के साथ जवाब देता, लेकिन अब रसायन राज के चेहरे पर उस चालाक मुस्कान को देखकर रोहित के दिमाग में एक ही विचार आया, ये बूढ़ा लोमड़ी निश्चित रूप से कुछ बुरा करने वाला है। बेशक मुझे दिलचस्पी है, रोहित ने आलसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस इतना है कि टूर्नामेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है और एक कनिष्ठ के रूप में मैं वास्तव में वरिष्ठों की बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। रसायन राज मुस्कुराए और बोले, हम सब बस समय बिताने के लिए बातें कर रहे हैं। तुम हमें क्यों नहीं बताते, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार जीतने का सबसे अच्छा मौका किसका है? तो तुम इस तरह खेलना चाहते हो? तुम मुझे इस गड़बड़ी में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ही पल पहले अन्य प्रमुख दिव्य आत्मा अकादमी वाले को छोड़कर स्पष्ट रूप से एक दूसरे को माप रहे थे। अगर रोहित ने अब एक पक्ष चुना तो उसे निश्चित रूप से मौखिक रूप से पीटा जाएगा, लेकिन रोहित वह नहीं था जो लड़ाई से पीछे हट जाए। वह मुस्कुराया और बोला, स्वाभाविक रूप से मैं अपने वरिष्ठ शिष्य कश्यप पर अपनी उम्मीदें लगा रहा हूं। आखिरकार वह शस्त्रागार के शीर्ष प्रतिभाशाली में से एक था और अब मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में यह अजीब होगा अगर वह नहीं जीतता। उसके बाद गहरा सन्नाटा छा गया। सभी संस्थान प्रमुखों ने उसे हैरान अविश्वास में देखा। रसायन राज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसे, तुम जरूर डींग मारना जानते हो। मैं भी कश्यप की चोटों को ठीक नहीं कर सका। उस लड़के के पास शायद साधना का एक अंश भी नहीं बचा है। वह शरीर साधक भी नहीं है। पहले दौर में ही पार पाना मुश्किल होगा, पहला स्थान जीतना तो छोड़ ही दो। बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट एक एकल उन्मूलन प्रारूप था, एक हार और तुम बाहर। 10 वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों को छोड़कर, जिन्हें पहले दौर को छोड़ने का विशेष अधिकार था, बाकी सभी को शुरुआत से ही लड़ना था। प्रमुखों ने बहस करने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बस रोहित को तिरस्कारपूर्ण निगाहों से देखा, जैसे कि उससे एक और शब्द भी कहना उनकी स्थिति को कम कर देगा। रोहित बेपरवाह मुस्कुराया और बोला, अगर रसायन राज को मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम एक छोटी सी शर्त क्यों नहीं लगाते? एक शर्त? रसायन राज अग्निदेव एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। वह इस लड़के रोहित के साथ सिर्फ इसलिए बातचीत कर रहे थे क्योंकि वह अन्य बूढ़े लोगों के साथ बहस करते करते थक गए थे। आखिरकार उनमें से हर एक को लगता था कि उनके शिष्य सबसे अच्छे हैं। अंतहीन बहस करने के बजाय उन्होंने सोचा कि एक बाहरी व्यक्ति की राय ताज़ा हो सकती है। दिव्य आत्मा अकादमी के उस बूढ़े प्रेत के साथ तर्क करना असंभव था, इसलिए उन्होंने इसके बजाय इस साधारण छोकरे की ओर रुख किया। किसने सोचा था कि जैसे ही इस छोकरे ने अपना मुंह खोला, वह इतनी अपमानजनक बात कह देगा, जो ये साफ दिखाता था कि वह किसी भी संस्थान को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझता था। तभी शस्त्रागार के तलवार सम्राट विजय अचानक बोल पड़े, अग्निदेव बूढ़े, बस इस छोकरे के साथ शर्त लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में डर गए हो? तलवार साधक अपने गौरव के लिए जाने जाते थे। शस्त्रागार के प्रमुख के रूप में तलवार सम्राट विजय भी कोई अपवाद नहीं थे। वह हमेशा अन्य संस्थानों को नीचा देखते थे। रोहित की विविध धर्म मार्ग अकादमी की तो बात ही छोड़िए, और कश्यप, एक ऐसे शिष्य को जिसे शस्त्रागार से निकाल दिया गया था। अगर कश्यप सच में टूर्नामेंट जीत जाता तो ये तलवार सम्राट विजय के चेहरे पर सीधा थप्पड़ होता। नहीं, जिस पल रोहित ने कश्यप को अपने संप्रदाय में स्वीकार किया, ये पहले से ही शस्त्रागार के लिए एक सीधा थप्पड़ था। रसायन राज अग्निदेव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए रोहित की ओर देखते हुए मुस्कुराए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे साथ शर्त लगाने के लिए क्या लेकर आए हो? आखिरकार वह रसायन संस्थान के प्रमुख और जीवन निर्वाण चरण के शिखर साधक थे। रोहित जैसे एक साधारण साधक के साथ शर्त लगाना उन्हें खुद को नीचा दिखाने जैसा लगा। भले ही यह एक निश्चित जीत थी, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।
रोहित मुस्कुराया और बोला, चूंकि मैंने ही शर्त का प्रस्ताव रखा था, इसलिए नियम तय करना आपके ऊपर है, वरिष्ठ। अग्निदेव को उम्मीद नहीं थी कि यह छोकरा इतना चालाक होगा, जिसने पीछे हटकर आगे बढ़ने जैसी चाल भी चली। बहुत खूब, अगर तुम हारते हो तो सीधे अकादमी प्रमुख के पास जाओ और स्वेच्छा से जिज्ञासा अकादमी छोड़ने का अनुरोध करो। ये कैसा रहेगा? इससे पहले जब विविध धर्म मार्ग अकादमी को भंग करने का प्रस्ताव आया था, तब अग्निदेव उन लोगों में से थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। उनके लिए संस्थान एक बोझ कहलाने के लायक भी नहीं था, यह एक बेकार चीज से भी कम था। जहां तक रोहित की भावनाओं का सवाल था, किसी भी प्रमुख व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहित मुस्कुराया, सौदा पक्का, ये तय हो गया है। वहां मौजूद सभी महानुभावों को उम्मीद नहीं थी कि रोहित इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। उन्हें अभी भी याद था कि कैसे ये लड़का जिज्ञासा अकादमी में रहने के लिए जी जान से लगा हुआ था, यहाँ तक कि कश्यप जैसे विकलांग को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में भी संकोच नहीं किया था। अब वे मदद नहीं कर पाए, लेकिन सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्यप की साधना बहाल हो गई है। असंभव, बिल्कुल असंभव। वे सभी जानते थे कि कश्यप की चोटें कितनी गंभीर थीं। एक पौराणिक दिव्य औषधि के बिना ठीक होना सवाल से बाहर था। अग्निदेव हंसे, खैर, ये बूढ़ा आदमी भी समझदार है। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? आखिरकार उन्हें विश्वास था कि जीत उनकी मुट्ठी में है। बाद में बेकार की गपशप से बचने के लिए उदारता दिखा लेना ही बेहतर है। रोहित ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा एक साधारण अनुरोध है। मुझे रसायन संस्थान से आपका एक शिष्य चाहिए। इस समय उनके पास शिष्यों की कमी थी। जब तक वह एक नया शिष्य लेता, तब तक उसे 10 साल की साधना मिलती। लेकिन जिज्ञासा अकादमी में भर्ती करना बेहद मुश्किल था। भले ही कश्यप पहला स्थान हासिल कर ले, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि कोई भी विविध धर्म मार्ग अकादमी में शामिल नहीं होना चाहता था। संस्थान के पास कहने के लिए कोई विरासत नहीं थी। अधिकांश शिष्यों के लिए बाहरी प्रांगण के चैंपियन भी बहुत कम आकर्षक होते थे। एक बार जब वे भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर लेते, तो साधना की गति में अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता। बस इतना ही। अग्निदेव एक पल के लिए रुके, लेकिन जल्दी ही समझ गए। रोहित सिर्फ एक साधारण मनुष्य था, बेशक वह कोई अपमानजनक अनुरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत खूब, मैं स्वीकार करता हूँ। आसपास के संस्थान प्रमुखों ने कुछ नहीं कहा। उनमें से किसी को भी रोहित पर शामिल होने या कदम रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह सिर्फ एक साधारण मनुष्य था, उसे कोई वास्तविक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। खासकर तब से, इस टूर्नामेंट के बाद, उसे जिज्ञासा अकादमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और विविध धर्म मार्ग अकादमी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। जब महानुभाव बातचीत कर रहे थे, तभी प्रारंभिक दौर की लॉटरी समाप्त हो गई। वृद्ध चिरंजीव, जो टूर्नामेंट की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने पहले ही 10 युद्ध अखाड़ों में न्यायाधीशों को भेज दिया था। प्रत्येक अखाड़े से 9 उम्मीदवार निकलेंगे, जिससे कुल मिलाकर शीर्ष 100 होंगे। जैसे ही न्यायाधीशों को भेजा गया, 9 प्रमुखों और रोहित ने अपना ध्यान टूर्नामेंट के मैदानों की ओर मोड़ लिया। रोहित ने कश्यप के लिए भीड़ को देखा। शुक्र है, उस लड़के की एक अलग आभा थी और उसने उसे तुरंत अखाड़ा 9 के नीचे देखा। किसी भी कारण से, जानबूझकर या नहीं, कश्यप को उस मंच पर प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला व्यक्ति चुना गया था। जैसे ही वह अखाड़े में कदम रखा, छात्रों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मुझे रसायन संस्थान के सौरभ से बहुत जलन हो रही है। उसने पहले दौर में कश्यप को चुना। हाँ, सच में, क्या मुफ्त की जीत है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अगर आप अगले अध्याय का भी अनुवाद करवाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। देखने के मंच पर वृद्धों के समूह ने भी अखाड़े में कश्यप को देखा। रसायन राज अग्निदेव हंसे, रोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा मुख्य शिष्य हमारे रसायन संस्थान के किसी व्यक्ति का पहले दौर में सामना करेगा। रोहित ने उत्तर दिया, लगता है हमारा भाग्य आपस में जुड़ा है। अग्निदेव को उम्मीद नहीं थी कि यह छोकरा इतना आत्मविश्वासी होगा। वह बस कुछ और कहने ही वाले थे कि तभी अखाड़े में रेफरी ने कहा, अगला अखाड़ा 9 पर पहला मैच है, शुरू करें। सौरभ अपनी लंबी तलवार के साथ आगे बढ़ा, कश्यप की ओर हाथ जोड़कर आत्मविश्वास से कहा, कनिष्ठ भाई कश्यप, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना भाग्यशाली हो जाऊंगा। पहले दौर में आपका सामना, जब मैं जीत जाऊं तो दावत मेरी तरफ से। वह पहले से ही खुश था, ये जानते हुए कि वह बिना पसीना बहाए दूसरे दौर में चला जाएगा। कश्यप ने एक छोटा सा अभिवादन लौटाया और ठंडे लहजे में 3 शब्द कहे, अपनी तलवार निकालो। सौरभ को उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित विकलांग इस समय भी एक शक्तिशाली होने का ढोंग कर रहा होगा। तो फिर मुझे माफ करें, कनिष्ठ भाई। प्रचंड अग्नि तलवार तकनीक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार निकाली और कश्यप पर वार किया। लाल रंग का ज्वलंत तलवार तेजस उसकी ओर बढ़ा।
कश्यप ने अपनी तलवार निकाली और बदले में लापरवाही से वार किया। तलवार की ध्वनि। एक स्पष्ट तलवार की ध्वनि के साथ तलवार तेजस की एक जबरदस्त लहर पूरे अखाड़े में फैल गई। इसने तुरंत ज्वलंत लाल तलवार तेजस को नष्ट कर दिया। तलवार तेजस की उस लहर में तलवार वृत्ति का एक अंश भी था। सौरभ इतना स्तब्ध था कि वह अपनी जगह पर जम गया। एक ही विचार उसके दिमाग में कौंधा, असंभव। शुक्र है रेफरी ने समय पर प्रतिक्रिया करके उस वार को रोका। धमाका। अखाड़े में एक कान फाड़ देने वाला धमाका गूंजा। रेफरी ने घोषणा की, जीत कश्यप की होती है। जिस पल उसने ये कहा, पूरी भीड़ शांत हो गई। प्रत्येक दर्शक अपनी आंखें चौड़ी किए हुए मंच पर मौजूद दो लोगों को पूरी तरह से अविश्वास के साथ घूर रहा था। यहां तक कि खुद रेफरी ने भी हैरानी का भाव दिखाया। उसने पहले ध्यान नहीं भटकाया था, इसके विपरीत वह किसी भी क्षण कश्यप को बचाने के लिए तैयार था। लेकिन कश्यप का पहला वार एक जानलेवा हमला था। कोई भी साधारण धर्म आधार चरण साधक उसका सामना नहीं कर सकता था। रेफरी सौरभ की ओर मुड़ा। क्या तुम हार मानते हो? सौरभ आखिरकार होश में आया और कांपती हुई आवाज में सिर हिलाया। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। उस एक वार ने उसे यह महसूस करा दिया था कि उसकी जान खतरे में थी। भले ही उसके पास जान बचाने वाला ताबीज था, अगर वह तलवार लग जाती तो शायद वह जीवित नहीं बचता। कश्यप ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुड़ा और अखाड़ा छोड़कर चला गया। सौरभ ने अपनी तलवार को रखा और तेजी से मंच से नीचे कूद गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैंने अभी एक प्रेत देखा? एक बार जब दोनों सेनानी बाहर निकल गए तो रेफरी ने घोषणा की, कृपया अगली जोड़ी मंच पर आएं। तभी हैरान भीड़ होश में आए और अखाड़ा तुरंत आश्चर्य और सदमे की चीखों से भर गया। अरे बाप रे, क्या मैंने सही देखा? अभी अभी कश्यप के तलवार के वार में 5 अंश खड्ग चेतना थी। नहीं, तुमने सही देखा। लेकिन क्या कश्यप पहले से एक विकलांग नहीं था? कोई मुझे बताए कि अभी अभी क्या हुआ। कश्यप ने भीड़ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे लोगों के सागर से होता हुआ चला गया और आराम करने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लिया। वह खुद से बुदबुदाया, मैं अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। अभी अभी मैंने अपनी खड्ग चेतना पर नियंत्रण खो दिया था। उस आदमी को संभालने के लिए 3 अंश ही काफी होते। जैसे ही वह बोलकर समाप्त हुआ, उसने अचानक किसी को पास आते हुए महसूस किया। सिर घुमाकर देखा तो मीना थी। वरिष्ठ भाई, बधाई हो, मीना ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। उसने कश्यप के मैच की संख्या पता लगा ली थी और यहाँ जल्दी आ गई थी, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह कैसे वापसी करेगा। और बस ऐसे ही उसके पहले ही मैच ने जिज्ञासा गुरुकुल के पूरे बाहरी प्रांगण को दंग कर दिया। वरिष्ठ भाई हमेशा की तरह सबसे अच्छे हैं। कनिष्ठ बहन मेरी चापलूसी कर रही है। ये तो बस पहला दौर था। सामने खड़ी युवा लड़की को देखकर कश्यप, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहता था, अपने होठों के कोनों पर एक दुर्लभ हल्की मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है कनिष्ठ बहन, तुम किस अखाड़े में हो? मैं बाद में तुम्हें प्रोत्साहित करने आऊंगा। खड्ग विद्या संस्थान में हजारों बाहरी प्रांगण के शिष्य थे और लगभग हर किसी ने बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लिया था। 10 अखाड़ों के साथ भी पहला दौर पूरा होने में काफी समय लगेगा। मीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं अखाड़ा 10 में हूँ, बिल्कुल बगल में। लेकिन मेरे जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। क्या आप वापस जाकर साधना नहीं करने वाले, वरिष्ठ भाई? उसकी याद में, वरिष्ठ भाई हमेशा एक साधना प्रेमी थे जो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते थे। कश्यप हंसा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मौके का उपयोग ये देखने के लिए कर सकता हूँ कि क्या तुमने अपने प्रशिक्षण में ढिलाई बरती है। मीना हैरान थी। ऐसा लगा जैसे उसके वरिष्ठ भाई अनेक मार्ग संस्थान में सिर्फ कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद पूरी तरह से बदल गए थे। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं देखने का इंतजार करूंगा, कश्यप ने जवाब दिया। उन दोनों से कुछ ही दूर एक ठंडी, जानलेवा नजर कश्यप पर टिकी हुई थी। ये वीर था, मीना की तरह। वह भी अखाड़ा 9 पर जल्दी आ गया था, मूल रूप से कश्यप को हारते हुए देखने के लिए और फिर सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने का मौका लेने के लिए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कश्यप एक ही वार में जीत जाएगा, जिससे पूरे दर्शक दंग रह जाएंगे। उसके बगल में बैठा चापलूस ने तुरंत उसे सांत्वना दी, वरिष्ठ भाई, वह कश्यप वाला आदमी बस भाग्यशाली था। एक बार जब वह एक असली प्रतिद्वंद्वी से मिलेगा तो वह खत्म हो जाएगा। पास के अन्य लोगों ने भी अपनी राय दी। हाँ, उसका भाग्य इस दौर में उसका साथ दिया। वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, शीर्ष 100 में तो बिल्कुल नहीं। हम्फ, वीर ने ठंडे लहजे में फुफकारा। जाओ और पता लगाओ कि कश्यप के आने वाले प्रतिद्वंद्वी कौन हैं। अगर कोई मजबूत है तो सुनिश्चित करो कि वे उसे फिर से विकलांग बना दें। हाँ वरिष्ठ भाई,
चापलूस ने जवाब दिया और तुरंत चला गया। देखने के मंच पर रोहित ने अपने शिष्य को एक ही तलवार के वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हुए देखकर अपने चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, जैसे कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हुआ था। रसायन राज अग्निदेव हंसे। रोहित, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे शिष्य में कुछ कौशल है, लेकिन साधना आधार स्तर 2 और 5 अंश खड्ग चेतना के साथ उसके पहले स्थान जीतने का कोई रास्ता नहीं है। रोहित ने विनम्रता से जवाब दिया, वरिष्ठ सच कहते हैं। कश्यप में सिर्फ इतनी ही ताकत है, उसके पहले स्थान लाने का कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्निदेव संक्षेप में दंग रह गए, लेकिन एक पुराने अनुभवी होने के नाते वह तुरंत समझ गए रोहित यह इशारा कर रहा था कि उसके शिष्य के पास अन्य गुप्त हथियार भी थे। लगता है कि यह प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है, अग्निदेव ने सोचा जैसे ही वह अनजाने में पास बैठे खड्ग सम्राट की ओर मुड़े। खड्ग सम्राट का भाव गहरा और समझने में मुश्किल था, उनकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। खड्ग विद्या संस्थान के प्रमुख के रूप में वह कश्यप की स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते थे। जब कश्यप ने खड्ग विद्या संस्थान छोड़ा था तब उसने केवल 3 अंश खड्ग चेतना को समझा था। फिर भी अब कुछ ही महीनों में वह 5 तक पहुंच गया था। अगर वह इसी तरह प्रगति करता रहा तो क्या कश्यप 1 साल के भीतर सचमुच खड्ग चेतना को नहीं समझ पाएगा, अपना खुद का अनूठा तलवार मार्ग खोल पाएगा। जिस बात ने खड्ग सम्राट को सबसे ज्यादा चौंकाया वह सिर्फ यह नहीं थी कि कश्यप ने 5 अंश खड्ग चेतना को समझा था, बल्कि इस छोकरे के पास अभी भी साधना आधार स्तर 2 की साधना कैसे है। उसका शक्ति केंद्र नष्ट हो गया था। जब तक वह इसे बनाए रखने के लिए दिव्य औषधियों पर निर्भर नहीं रहता, उसकी साधना खराब हो जानी चाहिए थी। लेकिन अनेक मार्ग संस्थान तो लगभग बहुत गरीब है, क्या वे दिव्य औषधि खरीदने का खर्च भी उठा सकते हैं? जब तक रोहित ने इस जुए को करने के लिए अपने सभी संसाधन नहीं लगा दिए हों। उन्होंने तुरंत अपने पीछे बैठे शिष्य को ध्वनि संचारण भेजा, मेरा आज्ञाशिला लो और प्रशासन भवन जाओ, जांच करो कि क्या रोहित ने हाल ही में कोई दिव्य औषधियां खरीदी हैं। प्रशासन भवन जिज्ञासा गुरुकुल के 10 प्रमुख संस्थानों में से एक था, जिसमें दिव्य प्राण, खड्ग विद्या, मंत्रतंत्र, शरीर साधना, रचना विद्या, पशुपालन, रसायन, शस्त्र निर्माण और अनेक मार्ग संस्थान शामिल थे। हालांकि प्रशासन भवन शिष्यों को नहीं लेता था या साधकों को प्रशिक्षित नहीं करता था, यह अकादमी में सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालता था, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रमुख टूर्नामेंट में मौजूद नहीं था। हाँ गुरुदेव, शिष्य ने जवाब दिया और तुरंत चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके गुरुदेव उसे इतनी तुच्छ चीज की जांच क्यों करने के लिए कह रहे थे, लेकिन खड्ग सम्राट के आदेशों का पालन करना उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले गया। जहां तक अन्य संस्थान प्रमुखों का सवाल था, उनके भाव ज्यादातर उदासीन रहे। आखिरकार कश्यप का उनसे कोई संबंध नहीं था और उनमें से किसी ने भी रोहित के खिलाफ दांव नहीं लगाया था। कश्यप का जो भी रैंक आता उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अल्पविराम। आने वाले दिनों में कश्यप ने हर प्रतिद्वंद्वी को हराना जारी रखा, हर मैच को एक ही तलवार के वार से जीता। उसकी प्रतिष्ठा तेजी से बदल गई। शिष्य जो कभी उसे एक आसान विरोधी मानते थे, अब उससे प्लेग की तरह बचते थे। कोई यह पता नहीं लगा सका कि वह वास्तव में कितना मजबूत था, लेकिन उसके मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 100 में प्रवेश करना लगभग तय था। कुछ तो ये भी मानते थे कि वह 100 के भीतर एक बहुत ऊंचा स्थान हासिल कर सकता है, जिससे बेहतर पुरस्कार और अधिक अकादमी संसाधन मिलेंगे। बाहरी प्रांगण टूर्नामेंट में शीर्ष 100 में हर किसी को पुरस्कार मिलेंगे और हर अतिरिक्त जीत का मतलब और भी उदार पुरस्कार था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने मूल रूप से कश्यप के हारने पर दांव लगाया था, उन्होंने भी जल्दी से अपनी धुन बदल दी और उसके जीतने पर दांव लगाना शुरू कर दिया। इससे गौरव कपूर इतना डर गया कि उसे हर मैच से पहले कश्यप की ऑड्स को समायोजित करना पड़ा। उसने कश्यप के चैंपियनशिप ऑड्स पर नजर डाली, फिर उस दिन कश्यप की आंखों में उस नजर को याद किया जब उसने वह बड़ा दांव लगाया था। क्या यह आदमी सच में पूरा टूर्नामेंट जीत सकता है? अगर वह जीतता है तो क्या मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा? इस सोच पर गौरव कपूर की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। अल्पविराम। अनेक मार्ग संस्थान के अंदर कश्यप इस समय अपनी तलवार से लकड़ियां काट रहा था। सब्जियां क्यों नहीं काट रहा था? क्योंकि उसके गुरुदेव ने कहा था, तुम अभी भी अपनी खड्ग चेतना को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम अभी रसोई को छूने के लायक नहीं हो। आधे घंटे बाद सुगंधित भाप से भरे व्यंजनों की एक मेज परोसा गया। रोहित मेज पर बैठा था, मुस्कुराते हुए अपने प्रिय पहले शिष्य को देख रहा था। कल प्रारंभिक दौर का अंतिम मैच है, उसे जीतो और तुम शीर्ष 100 में हो जाओगे। खाओ। धन्यवाद गुरुदेव। कश्यप खुशी खुशी भोजन में जुट गया, पूरी तरह से आराम से।
उसे कल के मैच के बारे में कोई दबाव नहीं था, शीर्ष 100 में जगह बनाना पहले से ही मुट्ठी में था। लेकिन हर कोई नहीं चाहता था कि कश्यप शीर्ष 100 तक पहुंचे। उस रात खड्ग विद्या संस्थान के पिछले पहाड़ में 2 काली आकृतियां दिखाई दीं। वरिष्ठ भाई वीर, आपने मुझे आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया? एक लंबा और तगड़ा आदमी ने पूछा। दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वीर था। वीर ने बिना जल्दबाजी किए कहा, बलदेव, तुम्हें कल कश्यप का सामना करना है। उसे हराने में तुम कितने आश्वस्त हो? बिल्कुल नहीं, बलदेव ने ईमानदारी से जवाब दिया। वरिष्ठ भाई कश्यप ने पहले ही 7 अंश खड्ग चेतना को समझ लिया है, मेरा तो कोई मौका ही नहीं होगा। कल के अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सोचने मात्र से बलदेव शक्तिहीन महसूस कर रहा था। शरीर साधना संस्थान में वह शीर्ष 5 में था। सामान्य तौर पर अपनी ताकत के साथ शीर्ष 100 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये हो तो। वीर ने अपनी भंडारण पोटली से कुछ निकाला और उसे बलदेव के सामने रख दिया। ये, वरिष्ठ भाई वीर, आप मुझे ये दे रहे हैं? बलदेव दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर इतनी कीमती चीज उसे सौंप देगा और वह एक पल के लिए हकला गया। वीर ने शांति से पूछा, हाथ में इस खजाने के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम कश्यप को हरा सकते हो? इसके साथ? बिल्कुल। बलदेव की आवाज उत्तेजना से बढ़ गई। कश्यप केवल अपनी खड्ग चेतना के कारण मजबूत है। अधिकांश बाहरी शिष्य एक ही वार का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं एक शरीर साधक हूँ। इस खजाने के समर्थन से कश्यप मेरे सामने सिर्फ एक साधारण साधना आधार स्तर 2 का साधक होगा। बहुत खूब। वीर के होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। बलदेव मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत घोषणा की, आज से मैं वरिष्ठ भाई वीर का अनुसरण करूंगा। कल मंच पर मैं कश्यप को फिर से विकलांग कर दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह जिज्ञासा अकादमी से रेंग कर बाहर जाए। वीर ने उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे तुम जैसे समझदार लोग पसंद हैं। मैं कल तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। निश्चिंत रहें वरिष्ठ भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बलदेव ने खजाने को कसकर पकड़ लिया। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद बलदेव अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही वह चला गया, एक और आकृति परछाइयों से बाहर निकली। वरिष्ठ भाई वीर, क्या आपको सच में लगता है कि वह ताकतवर कश्यप को हरा सकता है? वह एक मूर्ख जैसा दिखता है। वीर हंसा। बलदेव में अंतर्दृष्टि की कमी हो सकती है, लेकिन वह साधना आधार स्तर में उन कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने एक शारीरिक संविधान को जगाया है। उसका पार्श्विक वृषभ देह है। सख्त त्वचा, मोटा मांस, पागलपन भरी रक्षा। भले ही वह कश्यप को नहीं हरा सकता, वह हमें उसे हराने का एक तरीका पता लगाने में मदद करेगा। आप शानदार हैं वरिष्ठ भाई। वीर ने ठंडे लहजे में फुफकारा। चलो कल एक अच्छा शो देखते हैं। अगली सुबह मैदान शिष्यों से खचाखच भरा हुआ था। आज बाहरी प्रांगण के शीर्ष 100 का फैसला किया जाएगा। इन 100 को अनिवार्य रूप से अंततः भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने की गारंटी थी। भले ही वे इस दौर में प्रवेश न कर पाएं, लेकिन वे अकादमी के अनुमत समय के भीतर कोई परेशानी नहीं करेंगे जब तक कि वे अप्रत्याशित रूप से मर न जाएं। जिज्ञासा अकादमी में बाहरी प्रांगण के शिष्यों को 10 साल तक रहने की अनुमति थी। यदि वे उन 10 वर्षों के भीतर सत्य नियति स्तर तक पहुंचने और भीतरी प्रांगण में उन्नति करने में विफल रहे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। बाहरी प्रांगण में हजारों में से केवल 1/3 ही उन्नति करने में सफल होंगे। एक बार भीतरी प्रांगण में शिष्यों को अध्ययन करने के लिए और 10 साल मिलते थे। यदि वे मुख्य शिष्य परीक्षणों को पास कर लेते तो वे अकादमी में साधना जारी रख सकते थे। यदि नहीं तो उनके पास 2 विकल्प थे, स्वेच्छा से अकादमी छोड़ देना या प्रशासन भवन में शामिल हो जाना, मिशन पूरे करना और साधना संसाधनों के लिए योग्यता का व्यापार करना। बाहरी प्रांगण के शिष्यों के लिए त्रैवार्षिक टूर्नामेंट बिल्कुल महत्वपूर्ण था। भले ही कोई शीर्ष 10 में नहीं आ पाता, शीर्ष 100 में आने का मतलब बेहतर संसाधन था। रोहित और कश्यप आराम से मैदान में पहुंचे। रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस ऊंचे मंच की ओर चला गया। हर दिन टूर्नामेंट देखना उसकी दिनचर्या का एक काफी सुखद हिस्सा बन गया था। जल्द ही अन्य संस्थान प्रमुख एक एक करके पहुंचे। रोहित के बगल में हमेशा की तरह रसायन राज अग्निदेव बैठे थे। सुप्रभात वरिष्ठ। सुप्रभात रोहित। कई दिनों की बातचीत के बाद रोहित और रसायन राज के बीच का रिश्ता बिल्कुल करीबी तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण भी नहीं था। वे ज्यादा से ज्यादा सिर हिलाकर अभिवादन करने वाले परिचित थे। उनके बीच साधना में अंतर एक सच्ची दोस्ती के लिए बहुत विशाल था। न्यायाधीशों के अपनी अपनी जगहों पर बैठने के साथ टूर्नामेंट का अगला दौर शुरू हो गया। अखाड़ा 9 पर अगला मैच। दोनों प्रतियोगी मंच पर आए। बिना एक शब्द कहे कश्यप अखाड़े में कूद गया।
दूसरी ओर बलदेव धीरे धीरे कदम दर कदम चलकर ऊपर आया। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन हर एक कदम एक गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था, हर चाल के साथ भारी वजन का आभास दे रहा था। रोहित ने अपनी चाय धीरे धीरे पी और खुद से सोचा, छोटे कश्यप को आखिरकार एक उचित प्रतिद्वंद्वी मिल गया। चलो देखते हैं कि वह बड़ा आदमी कितने वार झेल सकता है। वरिष्ठ भाई कश्यप कृपया। कनिष्ठ भाई बलदेव कृपया। दोनों ने पहले शायद ही कभी बातचीत की थी, इसलिए उन्होंने बस औपचारिक शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। शुरू करें। जैसे ही न्यायाधीश की आवाज गिरी, कश्यप ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और लापरवाही से वार किया। क्षण, तलवार प्रकाश की एक लकीर इतनी तेजी से चमकी कि आंख उसका पीछा नहीं कर सकी। वहां मौजूद हर किसी ने अब तक इस चाल को कई बार देखा था, लेकिन हर बार उस तलवार की सरासर शक्ति उनके दिलों में एक सिहरन छोड़ जाती थी। जैसे ही तलवार प्रकाश बलदेव पर प्रहार करने वाला था, उसके चारों ओर एक सुनहरा अवरोधक दिखाई दिया, जो उसके शरीर को ढक रहा था। धड़ाम, तलवार अवरोधक से टकराई, बस कुछ दरारें छोड़ गईं। बलदेव बिना किसी नुकसान के खड़ा था। भीड़ ने आश्चर्य से सांस ली। एक अभिजात स्तर का वज्र रक्षा ताबीज। उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई बलदेव के पास ऐसा खजाना होगा। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वह कैसे बेकार है? इस मैच को जीतने का मतलब शीर्ष 100 में प्रवेश करना है। जो साधना संसाधन तुम कमाते हो, वह एक ताबीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब भीड़ चिल्ला रही थी, बलदेव आगे बढ़ा और कश्यप की ओर मुक्का मारा। पाश्विक वृषभ मुष्टि। वह मुक्का दर्जनों उग्र बैलों की तरह था जो एक साथ हमला कर रहे थे, अजय और शक्ति के साथ गरजते हुए। मुक्का अभी तक लगा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति पहले ही मंच तक पहुंच चुकी थी। दर्शकों में वीर के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। कश्यप, मुझे आखिरकार तुम्हारी कमजोरी मिल गई। ज्यादा दूर नहीं, मीना ने अपने होंठ कसकर काट लिए, उसका दिल गले में आ गया था। वरिष्ठ भाई, कृपया सावधान रहें। देखने के मंच पर कई संस्थान प्रमुखों ने ध्यान दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस धीमे दिमाग वाले जानवर में इतनी चालाकी होगी। रक्षा के लिए एक शीर्ष श्रेणी का वज्र रक्षा ताबीज का उपयोग करना वास्तव में एक ही क्षेत्र की लड़ाई में कश्यप की खड्ग चेतना से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। रसायन राज ने रोहित को देखने के लिए मुड़ा, उसके भाव को देखने के लिए उत्सुक था। उन्हें आश्चर्य हुआ, रोहित शांत और संयमित रहा, ये दिखाते हुए कोई चिंता नहीं थी कि उसका शिष्य हार सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कश्यप के पास कोई और छिपा हुआ हथियार है? अखाड़े में कश्यप की आंखें शांत रहीं, भले ही उसका पहला हमला विफल हो गया। उसके भाव में एक भी लहर नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। बलदेव के आते हुए मौके का सामना करते हुए उसने बस अपनी तलवार फिर से उठाए और वार किया। क्षण, जैसे ही कश्यप की तलवार गिरी, एक तलवार प्रकाश कई दर्जन मीटर लंबा पूरे मंच पर फैल गया। बलदेव का क्रूर मुक्का उसके किनारे के नीचे तुरंत पिघल गया। धमाका, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। बलदेव के उच्च श्रेणी के वज्र कवच ताबीज द्वारा बनाया गया सुरक्षात्मक ढाल कागज की तरह टूट गया। उसका शरीर एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे चला गया और मंच पर जोर से गिरा। धड़ाम, बलदेव खून से लथपथ बेसुध होकर जमीन पर गिरा। अगर उसकी चौड़ी आंखों में अविश्वास की टिमटिमाहट नहीं होती, तो हर कोई मान लेता कि वह मर गया है। बाहरी शिष्यों की भीड़ में सदमे की सांसें गूंज उठीं। वह खड्ग चेतना है, कश्यप की अपनी खड्ग चेतना। हैरान कर देने वाली चुप्पी के बीच एक भयभीत आवाज गूंज उठी। भीड़ आखिरकार अपनी स्तब्धता से बाहर निकली। ये सच में खड्ग चेतना है। कश्यप ने ये कैसे किया? क्या उसका नाभिकमंडल नष्ट नहीं हुआ था? क्या कोई इस तरह की कोई चीज नकली बनाएगा? वह कोई मूर्ख तो नहीं है। देखने के मंच पर संस्थान प्रमुख भी इस दृश्य से दंग रह गए थे। उनके लिए खड्ग चेतना को समझना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक विकलांग शिष्य के लिए खड्ग चेतना को समझना, ये जिज्ञासा गुरुकुल में एक बड़ी घटना थी। यह नहीं हो सकता। तलवार सम्राट का भाव अविश्वास से भरा हुआ था। अन्य संस्थान प्रमुखों ने सार्थक निगाहें एक दूसरे से बदलीं। रसायन राज ने रोहित की ओर मुड़ा, जो मंच पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी शांत भाव से अपनी चाय पी रहा था, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। तुम जानते थे कि उसने खड्ग चेतना को समझ लिया है ना, रोहित? बेशक, रोहित ने खुले तौर पर और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। इसलिए तुम इतने निश्चित थे कि वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। रसायन राज की आवाज शांत थी, लेकिन इतनी तेज थी कि सभी संस्थान प्रमुख सुन सकें। फिर उसने तलवार सम्राट को एक सूक्ष्म अर्थ से भरी नजर दी। तलवार सम्राट खड़ा हुआ और उसने रोहित को ठंडी नजरों से घूरा। रोहित, यहाँ क्या हो रहा है? रोहित ने अपने हाथ फैलाए। निश्चित रूप से, वरिष्ठ को नहीं लगता कि मैंने आपका होनहार शिष्य चुरा लिया है।
क्या यह आपका शस्त्रागार नहीं था जिसने कश्यप को बाहर निकाला था? आप कह रहे हैं कि कश्यप वास्तव में विकलांग नहीं था। तलवार सम्राट की नजरें ब्लेड की तरह तेज थीं, जैसे रोहित की आत्मा को छेदने की कोशिश कर रही हों। ये कैसे हो सकता है? रोहित मुस्कुराया। अगर कश्यप ने सचमुच अपनी साधना नहीं खोई होती, तो वह अब तक सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। अगर वरिष्ठ को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं उसे बाद में आपके लिए ऊपर लाऊंगा ताकि आप खुद निरीक्षण कर सकें। यह एक जानबूझकर की गई चाल थी, उन्नति के रूप में पीछे हटना। तलवार सम्राट के कद का कोई व्यक्ति पूरे अकादमी के सामने कश्यप के शरीर का निरीक्षण करके खुद को कभी अपमानित नहीं करेगा। हम्फ। तलवार सम्राट ने उपहास किया और वापस बैठ गया, विचारों में खो गया। जैसे ही दोनों ने शब्दों का आदान प्रदान किया, मंच पर रेफरी आखिरकार बोला, इस मैच का विजेता कश्यप। इसके साथ भीड़ फिर से फूट पड़ी। वरिष्ठ भाई कश्यप अद्भुत हैं। वह बहुत मजबूत हैं। कश्यप ने जयकारों को नजरअंदाज किया और शांत भाव से मंच से नीचे उतर गया। दूरी पर वीर अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था, अविश्वास में खुद से बुदबुदा रहा था। नहीं, असंभव। कश्यप ने खड्ग चेतना को समझा ही नहीं हो सकता। यह नकली होना चाहिए। उसके किसी भी गुर्गे ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वीर स्पष्ट रूप से पागलपन में फिसल रहा था। जो कोई भी अब बात करता, वह बस मुसीबत को न्योता देता। वरिष्ठ भाई, मीना कश्यप के पास दौड़कर गई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कनिष्ठ बहन, तुम्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जब तुम शीर्ष 100 के लिए लड़ोगी, तो मैं देख रहा होऊंगा। कश्यप धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखों में कोमलता का एक भाव था। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मीना ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची और पूरी गंभीरता से बोली। शिष्यों की जयकार ज्यादा देर तक नहीं चली। अगला मैच जल्द ही शुरू हो गया और सभी का ध्यान जल्दी से मंच पर वापस चला गया। हालांकि देखने के मंच पर बैठे संस्थान प्रमुख अब देखने के मूड में नहीं थे। कश्यप की प्रतिभा और युद्ध शक्ति जो अभी अभी प्रदर्शित हुई थी, वह बस बहुत चौंकाने वाली थी। एक तथाकथित विकलांग ने कुछ ही महीनों में खड्ग चेतना को समझा। जिज्ञासा गुरुकुल को भूल जाओ, पूरे महाद्वीप में भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। रसायन राज खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, रोहित, क्या ये तुम ही थे जिसने कश्यप को खड्ग चेतना समझने के लिए मार्गदर्शन किया था? जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, रसायन राज को तुरंत खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। अगर रोहित में उस तरह की क्षमता होती, तो क्या विविध धर्म मार्ग अकादमी को भंग होने का खतरा होता? वरिष्ठ, आपकी अंतर्दृष्टि सचमुच बहुत तेज है। रोहित ने उसे अंगूठा दिखाया, उसका भाव लगभग कह रहा था, ठीक है, मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। मैं ही यह सब करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। रसायन राज दंग रह गए। वह मजाक कर रहे थे और फिर भी ये सच निकला। तुम छोकरे, तुमने ये कैसे किया? अन्य 7 संस्थान प्रमुखों ने भी अपने कान खड़े कर लिए, स्पष्ट रूप से कुछ रहस्य जानना चाहते थे। रोहित के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने तुरंत एक गंभीर चेहरा बनाया और कहा, हमारे विविध धर्म मार्ग अकादमी में सभी प्रकार की अजीब किताबें और अभिलेख हैं। मैंने उनका अध्ययन किया और एक अनूठी साधना पद्धति विकसित की। मैंने सोचा, चूंकि कश्यप पहले ही अपनी साधना खो चुका था, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बस एक मरे हुए घोड़े को जिंदा की तरह मानना। और किसने सोचा होगा 3 महीने के भीतर उसने वास्तव में खड्ग चेतना को समझा। खामोशी। पूरा देखने का मंच भयावह रूप से शांत हो गया। किसी भी संस्थान प्रमुख को इस तरह के हास्यास्पद लगने वाले जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने रोहित के पूरी तरह से गंभीर भाव को घूरा और उनके चेहरे शर्म से जलने लगे। वे सभी अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली इस तरह की समस्या को हल करने में असहाय थे। और फिर भी साधना की कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले किसी यादृच्छिक युवा ने इसे कर दिखाया। अगर यह बात बाहर फैल गई, तो क्या पूरे महाद्वीप में उन पर हंसी नहीं होगी? युवा, अगर तुमने ऐसी साधना पद्धति विकसित की, तो तुमने इसे अकादमी को क्यों नहीं सौंपा? विधि संस्थान अध्यक्ष सबसे पहले बोले। उनकी नजरें प्रभावशाली थीं जब उन्होंने रोहित को घूरा। लेकिन रोहित शांत रहा। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, वरिष्ठ, क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते अगर मैंने इसे पहले सौंप दिया होता? एक वाक्य ने विधि संस्थान अध्यक्ष को चुप करा दिया। जैसे ही वह पलटकर जवाब देने वाला था, केंद्रीय सीट पर बैठे व्यक्ति आनंद तलवार सम्राट ने अचानक हस्तक्षेप किया। रोहित सही कह रहा है। और वैसे भी हमारे जिज्ञासा गुरुकुल में आंतरिक पद्धतियों को सौंपने की कोई मिसाल नहीं है। इसके साथ अन्य संस्थान प्रमुखों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन तलवार सम्राट ने जल्दी से विषय बदल दिया। हालांकि चूंकि विविध धर्म मार्ग अकादमी में कोई भीतरी प्रांगण नहीं है, हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि कश्यप अगले किस संस्थान में शामिल होगा।
जैसे ही वह बोले, दूसरों की आंखें चमक उठी और उनकी निराशा दूर हो गई। साधना पद्धतियां एक बात थीं, लेकिन अगर वे कश्यप को अपने संस्थान में ला सकते, तो सब कुछ कौशल, पद्धतियां, प्रतिभा स्वाभाविक रूप से उनकी हो जाएगी। रोहित को, बेशक, इसकी पहले से ही उम्मीद थी। उसके मुंह के कोने पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई। उसने न तो कुछ कहा और न ही आपत्ति जताई। ये बूढ़ा लोमड़ी वास्तव में श्रेय छीनने को फिर से कैसे पैक करना जानता है, उसने सोचा। तलवार सम्राट सबसे पहले बोले, कश्यप एक प्राकृतिक तलवार साधक है। स्वाभाविक रूप से उसे हमारे शस्त्रागार में वापस लौटना चाहिए। जैसे ही वे शब्द उनके मुंह से निकले, किसी ने तुरंत आपत्ति जताई। तलवार सम्राट, बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम ही थे जिसने उसे बाहर निकाला था और अब तुम्हें उसे वापस लौटने के लिए कहने की हिम्मत है? बिल्कुल, मैंने पहले भी बेशर्म देखे हैं, लेकिन इतने बेशर्म नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अन्य संस्थान प्रमुख जोर जोर से बहस करने लगे। कोई भी पीछे नहीं हटा। केवल तलवार सम्राट, रसायन राज और रोहित शांत रहे। एक बार जब बहस थोड़ी शांत हो गई, तो तलवार सम्राट फिर से बोले, रोहित, कश्यप तुम्हारा शिष्य है। उसके गुरु के रूप में तुम्हें क्या लगता है कि उसे किस संस्थान में शामिल होना चाहिए? सभी की आंखें तुरंत रोहित की ओर मुड़ गईं। धिक्कार है, ये बूढ़ा लोमड़ी मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। रोहित खुद से बुदबुदाने के बाद रोहित बोला, वरिष्ठ, प्रतियोगिता के बाद कश्यप कहाँ साधना करना चाहता है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, आप सभी वरिष्ठ कश्यप को अपने अपने संस्थानों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसे शामिल होने के लिए दबाव या जबरदस्ती का उपयोग नहीं कर सकते। सभी हैरान थे कि रोहित कितना उदार था। उन्हें कोई कठोर शब्द बोलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन फिर इस लड़के को बिल्कुल भी साधना करना नहीं आता। कश्यप को रहने के लिए मजबूर करना सिर्फ एक होनहार प्रतिभा को बर्बाद करना होगा। बेशक, आनंद तलवार सम्राट ने गंभीरता से कहा। रोहित को बड़े परिप्रेक्ष्य के बारे में इतना विचारशील देखकर उन्होंने लड़के के लिए थोड़ा और सम्मान प्राप्त किया। तुमने कश्यप जैसी प्रतिभा को पोषित किया है। इस प्रतियोगिता के परिणाम की परवाह किए बिना तुम्हारी विविध धर्म मार्ग अकादमी को अभी भी बनाए रखा जाएगा और शिष्यों की संख्या के आधार पर संसाधन आवंटन प्राप्त होगा। वरिष्ठ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं। रोहित ने उनके सामने हाथ जोड़े। वहां मौजूद अन्य महानुभावों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। विविध धर्म मार्ग अकादमी ने पहले ही अपना मूल्य साबित कर दिया था। इसके अलावा संसाधन आवंटन शिष्यों की संख्या पर आधारित था। यदि विविध धर्म मार्ग अकादमी में कोई शिष्य नहीं था, तो आवंटित करने के लिए कोई संसाधन नहीं होगा, इसलिए चाहे वह रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वे सभी एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते थे। विभिन्न संस्थानों के प्रमुख पहले से ही विचार कर रहे थे कि वे कश्यप को भर्ती करने के लिए क्या शर्तें दे सकते हैं। साधना आधार क्षेत्र में खड्ग चेतना को समझना, ये जिज्ञासा गुरुकुल के लिए सदी में एक बार या शायद सहस्राब्दी में एक बार होने वाला प्रतिभाशाली था। चाहे कीमत कुछ भी हो, यह इसके लायक होगा। दूसरी ओर रोहित एक मछुआरे की तरह मजबूती से बैठा था। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि कश्यप दूसरों द्वारा बहकाया जाएगा। वह अब ये सोच रहा था कि उसे अगली किस तरह की बकवास साधना तकनीक बनानी चाहिए उन शिष्यों के लिए जो जल्द ही उसे अपना गुरु मानने आएंगे। कश्यप को अपने सुनहरे संकेत के रूप में उसकी विविध धर्म मार्ग अकादमी निश्चित रूप से अधिक शिष्यों को आकर्षित करेगी। कुछ और नहीं तो रसायन संस्थान निश्चित रूप से एक भेजेगा, कम से कम 10 साल की साधना के आधार के साथ। अगर एक साथ 8 या 9 आ गए तो वह रोमांचित हो जाएगा। वह एक ही बार में 80 से 90 साल की साधना प्राप्त कर सकता था। तब तक हाथ में एक सदी की साधना के साथ भले ही ये महानुभाव उसके लिए चीजें मुश्किल करना चाहते, उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। ये सोचकर रोहित के होंठ हल्के से ऊपर मुड़ गए। उसने महानुभावों के समूह पर नजर डाली। तुम मेरे शिष्य पर नजर गड़ाए हो, मैंने तुम्हारे पर कब नजर नहीं गड़ाई है। बाहरी प्रांगण की प्रतियोगिता जारी रही। शीर्ष 100 का फैसला होने के बाद अगले नॉकआउट दौर सभी के ध्यान का केंद्र बन गए। कश्यप ने लगातार 4 मैच जीते और सीधे शीर्ष 10 में प्रवेश कर गया। चारों मैचों में उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक ही तलवार के वार से साफ साफ हरा दिया। चाहे वह किसी का भी सामना करे, उसे दूसरे वार की कभी जरूरत नहीं पड़ी, जिसने स्टैंड में बैठे महानुभावों को बेहद संतुष्ट कर दिया। नीचे देख रहे शिष्य दंग रह गए थे, जबकि जो अभी भी प्रतियोगिता में थे उन्होंने कश्यप से निपटने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। शीर्ष 100 नॉकआउट चरण के तीसरे दौर तक प्रतियोगिता में 13 शिष्य बचे थे। एक भाग्यशाली प्रतिभागी के अलावा, जिसने लॉटरी जीती और सीधे शीर्ष 10 में प्रवेश कर गया, बाकी 12 को लड़ने के लिए जोड़ा गया।
विजेता शीर्ष 10 में आगे बढ़ेंगे, जबकि हारने वाले अभी भी एक पुनरुत्थान मैच में प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। जो कोई भी पुनरुत्थान मैच जीतता, वह भी शीर्ष 10 में एक जगह सुरक्षित कर लेता। जैसे ही पुनरुत्थान मैच समाप्त हुआ, बाहरी प्रांगण प्रतियोगिता की अंतिम शीर्ष 10 की सूची का खुलासा हुआ। कश्यप के अलावा चैंपियनशिप के लिए 3 सबसे बड़े दावेदार शस्त्रागार के प्रमोद, मोक्ष मंत्र संस्थान की मोहिनी और शरीर साधना संस्थान के एक शिष्य वज्र सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए। बाकी 6 स्थान शस्त्रागार के वीर, पशुपालन संस्थान के पवन, रसायन संस्थान के विनीत, शस्त्र निर्माण संस्थान के कठोर, रचना विद्या संस्थान के विनोद और विधि संस्थान के विवेक ने भरे। स्टैंड में आनंद तलवार सम्राट खड़ा हुआ और धीरे धीरे घोषणा की, कई दिनों की तीव्र प्रतियोगिता के बाद त्रैवार्षिक भव्य टूर्नामेंट अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश करने वाला है। शीर्ष 10 का मुकाबला। इस टूर्नामेंट के शीर्ष 3 को न केवल भीतरी प्रांगण के शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, बल्कि उदार पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। चैंपियन एक मध्यम श्रेणी का खजाना शस्त्र चुन सकता है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान प्रत्येक को एक निम्न श्रेणी का खजाना शस्त्र मिलेगा। ये सुनकर बाहरी प्रांगण के शिष्यों के चेहरों पर ईर्ष्या का भाव आ गया। खजाना शस्त्रों को भूल जाओ, एक शीर्ष श्रेणी का जादुई शस्त्र भी प्राप्त करना उन्हें इतना खुश कर देता कि वे सो नहीं पाते। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इसके बारे में सपना देखा तो जब वे जागेंगे तो उनका कीमती जादुई शस्त्र गायब हो जाएगा। मंच पर 10 शिष्यों के भाव अलग अलग थे। प्रमोद, वज्र, मोहिनी और कश्यप सभी ऐसे दिख रहे थे जैसे वे जीतने के लिए दृढ़ थे। अन्य 6 अलग अलग रूप से उत्साहित, उत्सुक या पूरी तरह से उदासीन दिख रहे थे। आनंद तलवार सम्राट ने जारी रखा, परंपरा के अनुसार 10 से 8 को कम करने के लिए उन्मूलन मैच कल सुबह आयोजित किए जाएंगे। दोपहर में क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे। अब चलो लॉटरी की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं। यह उस परिदृश्य से बचने के लिए था जहां एक शिष्य पूरी तरह से भाग्य से फाइनल तक पहुंच जाता और अनुचित रूप से चैंपियनशिप छीन लेता। इस प्रकार बाहरी प्रांगण की शीर्ष 10 प्रतियोगिता एक सीधा एक के बाद एक उन्मूलन प्रारूप नहीं थी, जो एक ही दौर के बाद केवल 5 लोगों को छोड़ देती। इसके बजाय पुनरुत्थान दौर से आगे बढ़ने वाले 3 और शीर्ष 13 से सीधे आगे बढ़ने वाले एक भाग्यशाली प्रतिभागी ने 2 उन्नति स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा की। ये 2 तब बाकी 6 में शामिल हो जाते ताकि चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। वृद्ध चिरंजीव ने 10 से 8 और क्वार्टर फाइनल दौर के लिए ड्राइंग समारोह की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया। ड्राइंग समाप्त होने के बाद भीड़ धीरे धीरे छट गई। कश्यप तुरंत रोहित के पास गया। गुरुदेव, मैं शीर्ष 8 में पहुंच गया हूं। रोहित ने कश्यप के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम्हारे गुरु के रूप में मैं जानता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। अब से 3 दिन बाद मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें चैंपियनशिप लेते हुए देखूंगा। ये तो तय है। कश्यप आत्मविश्वास से भरपूर था। शीर्ष 8 में प्रमोद, वज्र और मोहिनी के अलावा कोई भी दूसरा वार करने के लिए योग्य नहीं था। यहां तक कि उसने अपना अंतिम वार 10,000 तलवारों की वापसी का उपयोग भी नहीं किया था। रोहित मुस्कुराया और कहा, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन लापरवाह मत बनो। कश्यप ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, मैं समझता हूँ। गुरु और शिष्य बातचीत करते हुए मैदान से चले गए। उन दोनों को दूरी में गायब होते हुए देखने के बाद वीर यह सोचने लगा कि उसे अगले दोपहर कश्यप से कैसे निपटना चाहिए। भले ही उसे सुबह रचना विद्या संस्थान के विनोद का सामना करना था, विनोद ने पुनरुत्थान दौर में काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। कोई भी आश्चर्यजनक घटना न हो, वीर को विश्वास था कि वह अगले दौर में उन्नति कर सकता है और कश्यप का सामना कर सकता है। तभी उसके कान में एक परिचित आवाज गूंजी, शीर्ष 10 में पहुंचने पर बधाई कनिष्ठ भाई वीर। ये सुनकर वीर का भाव थोड़ा बदल गया। वह सम्मानपूर्वक मुड़ा और कहा, अभिवादन वरिष्ठ भाई प्रमोद। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि शस्त्रागार का वर्तमान शीर्ष बाहरी प्रांगण का शिष्य प्रमोद था। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। प्रमोद मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम्हें कल दोपहर कश्यप को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का आत्मविश्वास है? उसने कई सालों तक कश्यप के साथ तलवारबाजी की थी। अतीत में वह कश्यप को अंदर से और बाहर से जानता था, लेकिन जब से कश्यप ने अनेक मार्ग संस्थान में समय बिताया था, वह पूरी तरह से बदल गया था। प्रमोद अब उसे नहीं देख पा रहा था और इस बाहरी प्रांगण प्रतियोगिता में प्रमोद शीर्ष स्थान को हथियाने के लिए दृढ़ था। वीर एक चालाक आदमी था और उसने प्रमोद के शब्दों में गहरे अर्थ को तुरंत समझ लिया। उसने अपने जबड़े को भींच लिया और कहा, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। प्रमोद मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वरिष्ठ भाई, मैं चलता हूँ। वीर ने प्रणाम किया, फिर जाने के लिए मुड़ा। प्रमोद के पीछे खड़ा एक शिष्य ने पूछा, वरिष्ठ भाई, वह वीर नामक आदमी ने केवल एक अर्जित शरीर को जगाया है।
उसने अभी तक एक जन्मजात शरीर या खड्ग चेतना को भी नहीं समझा है। क्या वह वास्तव में कश्यप को अपनी पूरी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर कर सकता है? प्रमोद हंसा। भले ही वह नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। क्या अभी भी वज्र अपने कछुआ कवच के साथ नहीं है? साधना आधार स्तर के दूसरे स्तर और एक उच्च श्रेणी के जादुई शस्त्र के साथ खड्ग चेतना के साथ वज्र के स्वर्ण घंटा अवरोधक को तोड़ना असंभव है। कश्यप, इस बार मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम मुझे किस तरह का आश्चर्य दोगे। अगले दोपहर जिज्ञासा गुरुकुल का मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई एक ही अखाड़े के चारों ओर इकट्ठा था ताकि पहला क्वार्टर फाइनल मैच देख सके। कश्यप बनाम वीर। शीर्ष 10 से शुरू होकर सभी मैच एक ही अखाड़े में आयोजित किए गए ताकि हर कोई अभिजात वर्ग के बीच के टकराव को देख सके। अखाड़े में वीर पूरी तरह से घायल दिख रहा था, उसका वस्त्र छेदों से भरा हुआ था। उसने कश्यप को घूरा, जो थोड़ी दूर पर हाथ में एक लंबी तलवार लिए बेसुध खड़ा था। हालांकि उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं हार गया। ये सुनकर न्यायाधीश चिल्लाया, इस मैच का विजेता कश्यप। अखाड़े के नीचे से जयकारों की एक लहर फूट पड़ी। वरिष्ठ भाई कश्यप अविश्वसनीय हैं। उन्होंने वरिष्ठ भाई वीर को सिर्फ 3 वार में हरा दिया। वरिष्ठ भाई कश्यप निश्चित रूप से पहला स्थान लाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वीर पूरी तरह से हारकर मंच से नीचे उतर गया। उसने इस लड़ाई के लिए एक भारी कीमत चुकाई थी। एक शीर्ष श्रेणी के वज्र रक्षा ताबीज के अलावा वह एक उच्च श्रेणी का रक्षात्मक जादुई शस्त्र भी लाया था। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने थे वे भी मध्यम श्रेणी के जादुई वस्त्र थे। और फिर भी कश्यप के खिलाफ वह केवल 3 तलवार के वार तक चला। वज्र रक्षा ताबीज और उच्च श्रेणी का जादुई शस्त्र दोनों नष्ट हो गए। अखाड़े से ज्यादा दूर नहीं प्रमोद और वज्र भी लड़ाई देख रहे थे। उन दोनों ने राक्षस जैसे कश्यप को अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना। वज्र, क्या तुम्हें कल के मैच में कश्यप को हराने का आत्मविश्वास है? प्रमोद सबसे पहले बोला, बेशक मुझे है। हालांकि कश्यप अभी एक अजेय शक्ति की तरह दिखता है, देवताओं और बुद्धों को समान रूप से काट रहा है, उसकी कमजोरी पहले ही उजागर हो गई है। वज्र ने आत्मविश्वास से कहा। प्रमोद मुस्कुराया और कहा, तो तुमने भी ध्यान दिया, कश्यप के तीनों तलवार के वारों ने सभी बुनियादी तलवार तकनीकों का उपयोग किया। हर बार बिल्कुल एक जैसा वार। ऐसा लगता है कि उसने विविध धर्म मार्ग अकादमी में केवल एक ही तलवार की चाल सीखी। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें कश्यप की कमजोरी का पता लगाने में सिर्फ 3 वार लगे। हालांकि ये तुम्हारे लिए बुरा है, इस टूर्नामेंट का शीर्ष स्थान मेरा है। बोलने के बाद वज्र मुड़ा और चला गया। प्रमोद ने भीड़ में गायब होते हुए उसकी छवि को देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए जैसे ही उसने खुद से सोचा, वज्र, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कश्यप की खड्ग चेतना को रोकने के लिए किस पद्धति का उपयोग करोगे। एक बार जब तुम दोनों घायल और चोटिल हो जाओगे तो चैंपियन का खिताब सीधा मेरे हाथ में आ जाएगा। स्टैंड में महानुभावों ने भी कश्यप की कमियों पर ध्यान दिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे इंगित नहीं किया। अभी हर कोई कश्यप को अपने संस्थानों में भर्ती करने के लिए गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ये तथ्य कि कश्यप में खामियां थीं, वास्तव में एक अच्छी बात थी। यह उन्हें उसे आकर्षित करने के तरीके खोजने में एक बढ़त देता था। वापस अखाड़े में क्वार्टर फाइनल जारी रहे। कोई उलटफेर नहीं हुआ। प्रमोद, वज्र और मोहिनी सभी आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच गए। परिणाम ज्यादातर लोगों द्वारा अपेक्षित थे। उनके संबंधित अनुयायियों ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि यह भी तय कर लिया था कि उनके चैंपियनों के फाइनल जीतने के बाद कहां पीना है। जैसा कि कहा जाता है, कुछ खुश होते हैं जबकि अन्य चिंता करते हैं। रसायन संस्थान में गौरव कपूर एक परेशान चेहरे के साथ अपने कुल के पूर्वज के पास पहुंचा। आपका वंशज आपको प्रणाम करता है, पूर्वज। रसायन राज अग्निदेव ने अपने सामने खड़े युवक को देखा, जो अपनी युवावस्था का लगभग एक दर्पण जैसा था, और उनका मन तुरंत हल्का हो गया। तुम आज मुझसे मिलने आए हो, गौरव। क्या तुम सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हो? अपनी पीढ़ी के एक मास्टर रसायनज्ञ के रूप में एक कनिष्ठ को सत्य नियति क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ गोलियां देना कोई समस्या नहीं थी। अगर वह इच्छुक होते तो वह लड़के को तब तक गोलियां फेंक सकते थे जब तक कि वह स्वर्ग मूल क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन चूंकि लड़के ने नहीं पूछा, तो बूढ़े पूर्वज ने स्वाभाविक रूप से पेश नहीं किया। आखिरकार एक ग्रीनहाउस में उगाया गया फूल असली हवा और बारिश का सामना नहीं कर सकता था। नहीं, गौरव कपूर ने एक दयनीय भाव के साथ सिर हिलाया। पूर्वज, मैं ये पूछने आया था कि क्या उस कश्यप नामक व्यक्ति के पास सच में टूर्नामेंट में पहला स्थान लाने का मौका है? तुम नहीं चाहते कि कश्यप जीते? रसायन राज अग्निदेव ने अपने कनिष्ठ को थोड़ा हैरान होकर देखा। सच कहूं, पूर्वज,
गौरव कपूर ने फिर उसे कश्यप के साथ लगाए गए दांव के बारे में बताया। बस यही, रसायन राज अग्निदेव ने डांटा, ये तो बस कुछ शक्ति मणि है। भले ही तुम सब कुछ नहीं चुका सकते, मैं तुम्हें कुछ चुकाने में मदद कर सकता था। लेकिन तुम अपनी पूरी संपत्ति मेज पर रखने के लिए तैयार रहो। लोग यह नहीं कह सकते कि कपूर परिवार निष्पक्ष खेलना नहीं जानता। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गौरव कपूर दंग रह गया। क्या आपका ध्यान बस उसी पर था? अपने पोते का भाव देखकर रसायन राज अग्निदेव ने एक जानकार मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, हालांकि वह लड़का कश्यप अभी अजेय दिख सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चैंपियनशिप जीतेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वज्र, प्रमोद और मोहिनी ने पहले ही उसकी कमजोरी को देख लिया है। कश्यप के लिए पहला स्थान लाना आसान नहीं होगा। फ्यू, ये सुनकर गौरव कपूर ने एक लंबी राहत की सांस ली। अगर बूढ़े पूर्वज ने भी कहा कि यह मुश्किल होगा, तो कश्यप का शायद कोई मौका नहीं था। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद पूर्वज। ये कनिष्ठ चलता है। जाओ। रसायन राज अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया। अपने पोते को जाते हुए देखकर उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। उसके तुरंत बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक लोमड़ी जैसी मुस्कान दिखाई। अगर वह लड़का कश्यप सच में पहला स्थान लाता है, तो मैं ये करूंगा। अल्पविराम। अगली सुबह बाहरी प्रांगण की भव्य प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहला मैच वज्र और कश्यप के बीच था। लगभग सभी बाहरी प्रांगण के शिष्य यहाँ इकट्ठा थे। यहाँ तक कि कुछ भीतरी प्रांगण के शिष्य भी मैदान में दिखाई दिए। स्टैंड में रोहित सहित 9 प्रमुखों के अलावा कई भीतरी प्रांगण के वृद्ध भी मौजूद थे। ये वास्तव में एक ऐसा मैच था जिसने सभी का ध्यान खींचा। रसायन राज अग्निदेव ने मंच पर दोनों को देखा और रोहित की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराए। रोहित, तुम्हें क्या लगता है, क्या कश्यप इसमें से निकल पाएगा? रोहित ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेशक। जब तक कश्यप इसे गंभीरता से लेता है, वज्र को हराना कोई समस्या नहीं होगी। उसके शब्दों ने तुरंत कई ठंडी, क्रोधित निगाहें खींची, जो सभी शरीर साधना संस्थान के वृद्धों से आ रही थीं। रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस वहां बैठा रहा, शांति से अपनी चाय पी रहा था। परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अखाड़े में वज्र ने अहंकार से कश्यप की ओर हाथ जोड़े। भाई कश्यप, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कश्यप ने शिष्टाचार लौटाया। भाई वज्र, कृपया आसानी से जाओ। अभिवादन के बाद न्यायाधीश ने घोषणा की, शुरू करें। छन। कश्यप ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाली। तलवार तेजस की एक लहर बाहर फैली। हम्फ। वज्र ने ठंडे लहजे में फुफकारा। एक मजबूत घोड़े की मुद्रा में अपनी जमीन पर खड़ा होकर उसने अपने मुट्ठियों को शुरुआती मुद्रा में उठाया। उसी समय उसके चारों ओर प्रकाश का एक सुनहरा अवरोधक दिखाई दिया। धड़ाम। सिर्फ एक तलवार का वार और वज्र का स्वर्ण घंटा अवरोधक टूट गया। उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। जैसे ही तलवार तेजस उसके शरीर पर वार करने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक सुनहरे प्रकाश का विस्फोट अचानक उसे फिर से ढक लिया, जिससे तलवार तेजस मुड़ गया। फिर से वही चाल। कश्यप बुदबुदाया और उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई। छन छन। 2 और तलवार के वार गिरे, लेकिन वज्र पर सुनहरा प्रकाश बरकरार रहा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कश्यप, मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। अतुलनीय मुष्टि। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अचानक दोनों मुट्ठियों को आगे फेंका। एक भयानक शक्ति बाहर निकली, सीधे कश्यप के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर गरजती हुई।